मिशन इम्पॉसिबल। इस फिल्म सीरीज में इसके लीड एक्टर टॉम क्रूज ने इन फिल्मों में कई हैरत अंगेज कारनामे किए हैं। फिर चाहे वो पानी के अंदर 6 मिनट्स के लिए अपनी सांस रोकना हो, बुर्ज खलीफा की चढ़ाई करना हो, चलते हवाई जहाज के साइड में लटकना हो, 106 बार स्काई डाइविंग करना हो, और फिर चाहे हाल ही में आ रही मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग पार्ट 1 के लिए चलती बाइक से एक पहाड़ से ही क्यों न कूदना हो, टॉम क्रूज ने हर एक स्टंट को खुद ही बखूबी से पुल ऑफ किया है। और आज हम इसी फिल्म सीरीज की पहली मूवी मिशन इम्पॉसिबल 1 को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। सो सिट बैक, रिलैक्स एंड एंजॉय द मूवी। तो हमारे फिल्म की शुरुआत एक एयरप्लेन से होती है, जहां एयर होस्टेस जिम फेल्प्स नाम के एक आदमी को एक कैसेट ऑफर करती है, जिसमें जिम के लिए कुछ मैसेज था। जिम CIA की एक सब्सिडरी IMF यानी इम्पॉसिबल मिशन फोर्स का एक एजेंट था और उसकी टीम में 5 लोग और थे, इंक्लूडिंग जैक, सेरा, हना, क्लेयर और ईथन। उस मैसेज से जिम को ये पता चलता है कि अलेक्जेंडर गोलित्सिन नाम का एक गद्दार CIA का एजेंट, जिसके पास NOC यानी नॉन ऑफिशियल कवर लिस्ट का एक हिस्सा था, जिसमें यूरोप के सभी CIA एजेंट्स की आधी इंफॉर्मेशन थी, और वो दूसरे हिस्से को कल प्राग शहर में चुराने वाला है। और अगर ये लिस्ट गलत हाथों में चली गई तो दुनिया भर में इन एजेंट्स की जान मुश्किल में पड़ जाएगी। तो जिम को IMF की तरफ से गोलित्सिन के मिशन को नाकाम करना और उसके बायर को पकड़ने का टास्क मिलता है। जिम प्राग पहुंचता है, जहां उसकी टीम उसके सीक्रेट लेयर में उसका पहले से ही इंतजार कर रही थी, और जिम सबको अपना अपना टास्क दे देता है। ईथन का काम था कि वो भेष बदलकर, जिसमें वो माहिर था, एक सेनेटर का रूप ले लेगा, और सेरा भी वहीं भीड़ को वेलकम कर रही होगी, और इन दोनों को गोलित्सिन के नॉक लिस्ट के दूसरे हिस्से को चुराते हुए रिकॉर्ड करना था। हना का काम गोलित्सिन पर नजर रखना था और उसके बाहर निकलते ही क्लेयर के साथ उसका पीछा करना था, और जैक का काम लिफ्ट के बायोमेट्रिक्स को हैक कर ईथन और सेरा को गोलित्सिन से पहले उस रूम में पहुंचाना था जहां नॉक लिस्ट स्टोर्ड था, ताकि वे उसे रिकॉर्ड कर सकें। और जिम अपने सीक्रेट लेयर में बैठकर इन सब पे निगरानी रखेगा। फिर सब कुछ प्लान के मुताबिक ही होता है और ईथन भेष बदलकर उस फंक्शन में पहुंच जाता है, और सेरा भी उसका वहां वेलकम कर उसे लिफ्ट तक ले जाती है, और हना गोलित्सिन पर नजर रखे हुए होती है। जैक भी उस लिफ्ट के ऊपर पहुंच जाता है जो नीचे रूम तक जाती थी, और ईथन और सेरा को लिफ्ट के थ्रू उस रूम में पहुंचा देता है, और वे दोनों उस रूम में एक कैमरे से इक्विप्ड चश्मे को रख देते हैं जो सब कुछ रिकॉर्ड कर ले, और रूम से बाहर आ जाते हैं। और ईथन हना को कार में जाने को कह देता है। फिर अचानक पता नहीं कैसे जैक का लिफ्ट से कंट्रोल हट जाता है और लिफ्ट ऊपर जाने लगती है, और जैक की दीवार से टकराकर मौत हो जाती है। टीम के सभी लोग इस घटना से घबरा सा जाते हैं, और जिम मामले की जांच करने के लिए खुद भी निकल जाता है। गोलित्सिन रूम में जाकर लिस्ट को चुरा के बाहर आ चुका था, और उधर जिम का भी कोई पीछा कर रहा था। तो जिम मिशन को अबॉर्ट कर सबको भागने को कहता है, लेकिन ईथन नहीं मानता है और सेरा को गोलित्सिन के पीछे लगाकर जिम की मदद करने को निकल जाता है। जिम की कोई गोली मारकर हत्या कर देता है, और उधर हना के भी कार में बैठते ही कार ब्लास्ट हो जाती है। ईथन एक ही झटके में अपने टीम के एक एक मेंबर को मरता देख बहुत परेशान हो जाता है और सेरा के पीछे जाता है, जहां कोई सेरा और गोलित्सिन की भी हत्या कर लिस्ट को ले जा चुका था, और पुलिस ईथन को सेरा और गोलित्सिन के डेड बॉडी के साथ देख लेती है और उसे भी मजबूरन वहां से भागना पड़ जाता है। फिर ईथन वहां से भाग के एक टेलीफोन बूथ में आ जाता है और अपने सुपीरियर किट्रिच को फोन लगाता है और सभी घटनाओं को बताता है, और कहता है कि किसी ने हम पर शुरू से नजर रखा था और वो लिस्ट को भी ले गए। किट्रिच कहता है कि पहले तुम अपनी जान बचाओ और मुझे CIA की मीटिंग स्पॉट पे मिलो। तो ईथन वहां उससे मिलने पहुंच जाता है। वहां ईथन किट्रिच से पूछता है कि इस मिशन के दौरान IMF की एक और टीम क्यों तैनात थी। किट्रिच कहता है कि तुम क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो ईथन कहता है कि मेरे पीछे जो लेडी और वेटर है, उसे मैंने सेरा की मौत से पहले एक कपल के रूप में देखा था, और तुम्हारे पीछे बैठे आदमी को फंक्शन में एक वेटर की तरह। तो बताओ किट्रिच, ये सारे IMF एजेंट्स यहाँ क्या कर रहे हैं, और तुम्हें अचानक मेरी फिक्र कैसे होने लगी। तो किट्रिच बताता है कि पिछले 2 साल से हमारे कई मिशंस फेल हो रहे हैं, और हमें शक है कि हमारे बीच एक गद्दार है, और असल में गोलित्सिन तो हमारा आदमी था, और वो मैक्स नामक एक आर्म्स डीलर को वो लिस्ट देने वाला था जो नकली थी, और असली लिस्ट तो CIA के हेडक्वार्टर्स में अभी भी सेफ है, ताकि हम उससे मैक्स और वो गद्दार एजेंट को पकड़ लें। लेकिन एन वक्त पर गोलित्सिन और तुम्हारे सारे साथी मारे गए, पर तुम बच गए, और हाल ही में तुम्हारे अंकल के अकाउंट में $1,20,000 क्रेडिट हुए हैं।
तो तुम्हारा बच जाना और अकाउंट में ढेर सारे पैसे आना क्या सिर्फ एक इत्तेफाक है या मैक्स द्वारा सौंपे गए काम जॉब 314 यानी वो लिस्ट को पहुंचाने की फीस है। तो इथन समझ जाता है कि CIA वाले उस पर शक कर रहे हैं और उसे गद्दार ठहरा रहे हैं, तो वो जैक द्वारा दिए गए च्युइंग गम जो एक बॉम्ब था का यूज करके वहां से भाग जाता है। इथन अपने सीक्रेट लेयर में वापस पहुंचता है और इंटरनेट पे मैक्स और जॉब 314 के बारे में सर्च करने लगता है और उसे मैक्स का ईमेल मिलता है और इथन ये भी समझ जाता है कि उस गद्दार का कोड नेम भी जॉब है। तो वो मैक्स को जॉब बनकर मैसेज करता है कि जो लिस्ट तुम्हें मिली है वो एक जाल है और उसे यूज करने पर खतरा हो सकता है। तभी उस सीक्रेट लेयर में क्लेयर आती है और उसे देख इथन चौंक जाता है और कहता है कि तुम तो कार ब्लास्ट में मर गई थी, तो जिंदा कैसे हो? तो क्लेयर कहती है कि मैं कार में थी ही नहीं, मुझे जिम का मैसेज आया कि मिशन अबॉर्ट कर दो और अबॉर्ट करने के बाद हमें यहीं मिलना था, इसलिए मैं यहाँ चली आई। फिर इथन क्लेयर को बताता है कि वो डिसमिस हो चुका है और किट्रिच समझता है कि वो एक गद्दार है जो पिछले 2 साल से मैक्स को लिस्ट दिलाने में लगा है। तो क्लेयर कहती है कि अब तुम क्या करोगे? तो इथन बताता है कि अब वो उस असली लिस्ट को चुराएगा ताकि जो भी गद्दार मैक्स के साथ मिला हुआ है वो उससे मिले और इथन उसे पकड़ ले। तभी मैक्स का ईमेल आता है जो उसने जॉब के लिए भेजा था और उसमें लिखा था कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, दिए गए एड्रेस पे जो आदमी बैठा होगा उससे माचिस मांगना तो वो तुम्हारी पहचान कर लेगा और मेरे पास ले आएगा। फिर ठीक ऐसा ही होता है और इथन मैक्स के पास पहुंच जाता है जो असल में एक लेडी थी और उसका नाम मैक्सीन था। मैक्सीन इथन को बोलती है कि मैं जानती हूँ कि तुम जॉब नहीं हो और अगर तुमने कुछ काम की बात नहीं की तो ये तुम्हारा आखिरी दिन होगा। तो इथन बताता है कि जो डिस्क तुम्हारे पास है जिसमें वो नॉक लिस्ट है वो नकली है और उसे यूज करते ही CIA तुम्हें ट्रैक कर यहाँ आ जाएगी। अगर मुझ पर विश्वास ना हो तो इसे टेस्ट करके देख लो और हाँ, भागने के लिए तैयार रहना। तो मैक्सीन उस डिस्क को चेक करती है और धीरे धीरे उसके कंप्यूटर का टेम्परेचर तेज होने लगता है। तो वो समझ जाती है कि ये सच में एक चाल है और CIA वाले इस हीट सिग्नेचर को फॉलो कर यहाँ आते ही होंगे। तो वो समय रहते ही इथन के साथ वहाँ से भाग जाती है। मैक्सीन इथन को धन्यवाद कहती है और बोलती है कि अब तुम मेरे लिए वो लिस्ट लाओगे और मुझे अब सिर्फ यूरोपियन एजेंट्स की नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड के एजेंट्स की नॉक लिस्ट चाहिए। तो इथन इस काम के लिए $100 लाख और लेन देन के वक्त जॉब की मौजूदगी की डिमांड करता है। फिर इथन इस काम के लिए कुछ ex-IMF एजेंट्स को इकट्ठा करता है जो डिसमिस कर दिए गए थे और क्लेयर भी उसका इस काम में साथ देती है। वे 2 लोग को चुनते हैं जिसमें से एक का नाम लूथर था जो एक स्मार्ट हैकर भी था और दूसरे का नाम क्रीगर था। इथन दोनों को बताता है कि जिस कंप्यूटर से हम वो नॉक लिस्ट चुराने वाले हैं और वो कंप्यूटर जिस वॉल्ट में रखा हुआ है उस तक पहुंचना इतना आसान नहीं है। सबसे पहले एक रूम के अंदर जाना होगा जिसका लॉक केवल एक आदमी के वॉइस और 6 डिजिट के पासकोड से ही खुलता है और फिर उसके अंदर जाने के बाद वॉल्ट के अंदर जाने के लिए उसी आदमी के फिंगरप्रिंट्स और आईरिस स्कैन लगते हैं। और अगर किसी तरह से वॉल्ट के अंदर पहुंच भी जाओ तो वहाँ 3 तरह के सेंसर्स लगे हुए हैं जो फर्श पे थोड़ा भी वेट गिरने पर और साउंड थोड़ा सा भी बढ़ने पर और रूम का टेम्परेचर 1 डिग्री भी बढ़ने पर बजने लगते हैं, जिससे हमारा मिशन फेल भी हो सकता है। फिर दोनों इस हाइस्ट की कॉम्प्लेक्सिटी को सुनकर चौंक जाते हैं, लेकिन इथन कहता है कि चिंता मत करो, हम उस लिस्ट को इजीली चुरा लेंगे। फिर इथन, क्लेयर, क्रीगर और लूथर एक फायर ब्रिगेड के ट्रक में बैठकर CIA हेडक्वार्टर्स पहुंच जाते हैं और लूथर कुछ रूम्स के फायर अलार्म्स को ट्रिगर कर देता है और इथन, क्रीगर और क्लेयर फायर फाइटर्स के बेस में हेडक्वार्टर के अंदर चले जाते हैं। वहां रास्ते में क्लेयर इनसे अलग हो जाती है और वहां के एक एम्प्लॉय का भेस ले लेती है और वो उस आदमी के पास जाती है जिसके पास वॉल्ट के अंदर जाने का एक्सेस था और उसकी कॉफी में कुछ मिला देती है और उसके ऊपर एक ट्रैकर भी लगा देती है जिससे लूथर उसे ट्रैक कर पाए। उधर इथन और क्रीगर एक कमरे में जाते हैं और वहां से डक्ट के सहारे वॉल्ट के ऊपर पहुंच जाते हैं। ये डक्ट वॉल्ट और पूरे बिल्डिंग में एयर कंडीशनिंग के लिए था। फिर इथन डक्ट से वॉल्ट की एंट्री पे लगे लेजर्स को रिफ्लेक्टर्स का यूज करके रोक देता है और रस्सी के सहारे वॉल्ट के अंदर आ जाता है। उधर वो आदमी भी वॉल्ट को चेक करने के लिए आ ही रहा होता है कि क्लेयर द्वारा मिलाई गई लिक्विड के कारण उसका पेट खराब हो जाता है और वो वॉशरूम चला जाता है, जिससे इथन और क्रीगर को और समय मिल जाता है। इथन शांतिपूर्वक वॉल्ट में अपना काम करता है जिससे साउंड सेंसर ट्रिगर ना हो और लंबी लंबी सांसें लेते रहता है जिससे उसकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहे और यहाँ तक कि अपने पसीने को भी वॉल्ट के फर्श पर गिरने से बचा लेता है ताकि वेट वाला सेंसर ट्रिगर ना हो और इसी तरह वो नॉक लिस्ट को चुरा लेता है।
फिर ईथन को क्रिगर वापस ऊपर खींच लेता है और इसी बीच गलती से क्रिगर से उसका चाकू हाथ से छूट जाता है और कंप्यूटर टेबल पे गिरता है, जिसे थोड़ी ही देर में वहाँ वो आदमी आकर देख लेता है और CIA में किटरिज को इन्फॉर्म कर देता है कि वो नॉकलिस्ट चोरी हो चुकी है। फिर ईथन डक्ट में एक स्मोक छोड़ देता है जिससे पूरी बिल्डिंग में धुआं भरने लगता है और इसी आड़ में वो यहाँ से भाग जाते हैं और लंदन चले जाते हैं। लंदन में अपने सीक्रेट लेयर पे जाकर ईथन मैक्सिन से कांटेक्ट कर रहा होता है कि कब और कहां उसे वो लिस्ट देना है, जिस पर क्रिगर उससे पूछता है कि क्या तुम इस लिस्ट के खरीदार से बात कर रहे हो, और ईथन के कोई जवाब न देने पर वो गुस्सा हो जाता है और वहां से चला जाता है। फिर ईथन लूथर को वो लिस्ट दे देता है और कहता है कि इसे संभाल कर रखना और किसी भी हालत में किसी और के हाथ न लगने देना। फिर ईथन न्यूज़ पे देखता है कि उसके मॉम और अंकल को ड्रग्स के इल्जाम में फंसाकर अरेस्ट कर लिया गया है और ईथन समझ जाता है कि ये सब उसे पकड़ने के लिए किटरिज का काम है। फिर ईथन किटरिज को कांटेक्ट करता है और उस पर अपना गुस्सा निकालता है, तो किटरिज कहता है कि अगर तुम वो नॉक लिस्ट और उसे मांगने वाले का नाम देकर खुद को हमारे हवाले कर दोगे तो मैं तुम्हारे मॉम और अंकल को इल्जाम से मुक्त कर आज़ाद कर दूंगा। और इतने में किटरिज को ये पता चल जाता है कि ईथन लंदन में है। फिर ईथन फोन रख देता है और अपने सामने जिम को देखता है जो किसी तरह से बच गया था। जिम बताता है कि मैंने उसका चेहरा देखा था जिसने मुझ पर गोली चलाई थी और वो कोई और नहीं किटरिज था। पर ईथन को जिम पर शक हो जाता है कि उसका इतनी आसानी से मुझे खोज लेना और गोली खाकर भी बच जाना और क्लेयर का कार में अना का वेट ना करना और खुद बच जाना और क्रिगर के पास भी वही चाकू मिलना जिससे सैरा और गुलित्सिन की हत्या हुई थी, ये सब एक इत्तेफाक ना होकर कोई साजिश है। और ठीक ऐसा ही था। जिम ही IMF का गद्दार और जॉब था जो मैक्सिन को पुरानी नॉकलिस्ट देने वाला था और उसी ने क्लेयर और क्रिगर के साथ मिलकर सबको मारने का, पुरानी नॉकलिस्ट को चुराने का और ईथन को फंसाने का प्लान बनाया था। खैर, फिर ईथन वहां से जिम को बिना कुछ बोले चला जाता है और अगले दिन मैक्सिन के साथ लंदन से पेरिस जा रही एक ट्रेन में उस लिस्ट की डील को फाइनलाइज करता है। किटरिज भी लंदन पहुंच चुका था और पहुंचते ही उसे एक एनोनिमस पर्सन द्वारा भेजा हुआ एक पार्सल मिलता है। ये पार्सल किटरिज को ईथन ने भेजा था और इसमें एक डिजिटल वॉच और कुछ ट्रेन टिकट्स थे, तो किटरिज भी उन ट्रेन टिकट्स के थ्रू उसी ट्रेन में पहुंच जाता है। फिर ईथन मैक्सिन को कॉल करता है और बताता है कि तुम्हारे सीट के नीचे ही वो लिस्ट है और अब मुझे मेरे पैसे और जॉब दोनों से साथ में मिलना है। तो मैक्सिन उसे बताती है कि तुम्हारे पैसे लगेज रूम में हैं और जॉब भी तुमसे वहीं मिलेगा। और मैक्सिन जिम को कॉल कर बताती है कि ईथन लगेज रूम में आने वाला है और उसका खेल खत्म कर देना, और वो लिस्ट के डाटा को अपने सर्वर में अपलोड करने लगती है। पर मैक्सिन के इस काम को नाकाम करने के लिए लूथर भी वहां मौजूद था और वो अपनी हैकिंग का यूज करके इंटरनेट को जैम कर देता है, जिससे मैक्सिन वो डेटा को सेव नहीं कर पा रही थी। उधर क्लेयर ईथन को बताती है कि किटरिज भी इस ट्रेन में है और ईथन उसे लगेज रूम में आने को कहता है। वहाँ क्लेयर जिम को सामने बैठा देखती है और उससे कहती है कि हम सारे पैसे ले लेते हैं और क्योंकि किसी ने तुम्हें जिंदा नहीं देखा है तो किसी को शक भी नहीं होगा कि तुमने पैसे लिए और ईथन किटरिज के हाथों पकड़ा जाएगा। ये सुनते ही जिम अपना फेस मास्क हटाता है और पता चलता है कि जिम की भेस में वहाँ ईथन बैठा हुआ था, जिसका क्लेयर के मुंह से ये सब सुन शक यकीन में बदल गया था कि इस सब के पीछे जिम, क्लेयर और क्रीगर ही थे। फिर वहाँ जिम भी आ जाता है और ईथन उस चश्मे का यूज करता है जो उसने शुरू में गुलित्सिन को रिकॉर्ड करने के लिए यूज किया था, और जिम जिंदा है इसकी लाइव रिकॉर्डिंग किटरिज के हाथ में डिजिटल वॉच में दिख जाती है। और किटरिज भी समझ जाता है कि जिम ही वो गद्दार था जिसे वे इतने समय से खोज रहा था। फिर जिम क्लेयर को मारकर वहां से भाग के ट्रेन के ऊपर पहुंच जाता है और क्रीगर जो हेलीकॉप्टर के साथ जिम को बचाने के लिए वहां मौजूद था के थ्रू भागने लगता है। पर ईथन हंट भी कम नहीं था और वो जिम और क्रीगर को भागने से रोक लेता है और इसी झड़प में दोनों की मौत हो जाती है। इस पूरी भिड़ंत में यूज किए गए एक्शन सीन्स जैसे ईथन और जिम का ट्रेन पे लड़ना और हेलीकॉप्टर का टनल के अंदर घुस जाना एटसेट्रा 1996 के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से काफी हाई थे। खैर, फिर लूथर किटरिज के सहारे मैक्स को भी गिरफ्तार करवा देता है और वो नॉक लिस्ट किटरिज अपने पास रख लेता है और फाइनली ईथन गद्दार को पकड़वा कर साबित कर देता है कि वो निर्दोष है और वो आजाद हो जाता है और लूथर से भी क्रिमिनल चार्जेस हट जाते हैं। फिर एक दिन ईथन एक फ्लाइट से कहीं जा रहा था कि एयर होस्ट्रेस उसे एक फिल्म की कैसेट देती है जिसमें असल में ईथन के लिए IMF की तरफ से अगले मिशन के इंस्ट्रक्शंस थे, और इसी के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है।
टॉम क्रूज की ये फिल्म 1996 में काफी पॉपुलर हुई थी और अभी तक इसके 6 पार्ट्स आ चुके हैं और लोग इसे काफी पसंद भी करते हैं। और इसका एक मेजर कारण है इनमें किए गए कुछ खतरनाक स्टंट्स जो टॉम क्रूज खुद ही बिना किसी सपोर्ट के पुल ऑफ करते हैं। खैर, अगर आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो इस वीडियो को जरूर से लाइक और शेयर करें, कमेंट में अपने सजेशंस और फीडबैक भी जरूर दें और हमारे चैनल मूवी हाउस को भी जरूर सब्सक्राइब करें। हम इसके नेक्स्ट पार्ट्स के एक्सप्लेनेशंस के साथ जल्दी मिलेंगे। टिल देन, टेक केयर एंड बाय बाय।